हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब जितना अच्छा उनका आउटपुट रहेगा उतना अच्छा हमारा उसको लेके एक्सपीरियंस रहेगा। और करीब 80 to 85% टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो आज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो आउटपुट का तरीका है वो है उनकी स्क्रीन। अब ऐसे बहुत से अलग अलग टाइप के स्क्रीन होते हैं, जैसे एमोलेड हो गया, LCD हो गया, TFT IPS TN पैनल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के। लेकिन सिर्फ ये जानने के अलावा कि कौन से टाइप की स्क्रीन है, उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना है, उसके अंदर ब्राइटनेस कितनी निट्स की है, उसके अंदर अलग अलग फीचर एट्रीब्यूट्स क्या है, ये जान के भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये स्क्रीन हमारे लिए कितनी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आज हम इन्हीं एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है रेजोल्यूशन। इसे हम इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ब्लैंक पेपर लिया, उसके ऊपर आपने एक 10x10 का टेबल बनाया और वो टेबल में आपका जो हर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है उसको आप एक पिक्सल की तरह डिनोट करते हो। अब आपको इस 10x10 के अंदर आपको एक सर्कल बनाना है, पूरा सर्कल। तो यहाँ पे आपको एक शर्त दी जाती है कि आपका जो पिक्सल है उसके डायमेंशन आप बेंड नहीं कर सकते। तो अगर आप उसमें एक सर्कल बनाते हो तो बनेगा कुछ ऐसा। अब ये 10x10 को आप कर दीजिए 20x20 और उसमें ही वैसा सर्कल बनाने की कोशिश करें तो बन जाएगा कुछ ऐसा। अब आप उस 20x20 को 30x30 कर दें तो वो बन जाएगा ऐसा। अब इन तीनों में डिफरेंस ये है कि जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो सर्कल है वो और ज़्यादा शार्प होता जाएगा। अब इसे ही हम आज के स्मार्टफोन्स के अंदर भी देख सकते हैं। आज से 2 साल पहले हमारे स्मार्टफोन की जो रेगुलर जो डायमेंशंस थी स्क्रीन की वो थी 16:9 रेशियो की। तो हम इसे 16:9 रेशियो के एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो यहाँ पे 30 लिया था उसके बदले आप ले लेते हैं 120। अब 120 इंटू 16 करें तो वो आता है 1920। अगर आप उसे 9 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1080, यानी कि आपको एक 16:9 रेशियो की 1080p की डिस्प्ले मिल गई अगर आप उस 16 या 9 के एक पार्ट को 120 पिक्सल्स पर पार्ट ले तो। वही अगर आप इसे 240 कर दे तो 240 इंटू 16 अगर आप करें तो वो 3840 होगा। और अगर 240 इंटू 9 करें तो वो हो जाएगा 2160, जो होता है एक 4K स्क्रीन। अब इसमें बहुत ही कमाल की बात यह है कि अगर आप 720p की डिस्प्ले को देखें तो वो होती है एक HD स्क्रीन, 1080p को देखें तो वो होती है एक फुल HD स्क्रीन। अगर आप एक 1440p की डिस्प्ले को देख रहे हैं तो वो होती है 2K स्क्रीन यानी Quad HD। और अगर आप 2160p की स्क्रीन को देख रहे हैं तो वो हो जाती है 4K स्क्रीन। अब अगर 4K 2160p है तो 1080p 2K होना चाहिए, ना कि 1440p। और अगर 1440p 2K है तो 1K 720p होना चाहिए। और अगर 1K 720p है तो फिर 2160p तो 3K होनी चाहिए। अब रेजोल्यूशन के बाद आते हैं हमारे पिक्सल डेंसिटी के ऊपर, यानी कि पिक्सल पर इंच PPI। इसे मैं अपने फ़ोन के आपको PPI के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे स्मार्टफोन OnePlus 8 Pro के अंदर जो PPI है वो है 513। अब ऐसे समझिए, ये मेरी स्क्रीन है, ये स्क्रीन के अंदर इतना पार्ट मेरा 1 स्क्वायर इंच है, तो इसमें 513 हॉरिजॉन्टली और 513 वर्टिकली, मतलब 1 स्क्वायर इंच में इतने सारे पिक्सल्स है कि अगर आप 513 मल्टीप्लाइड बाय 513 करें जो आता है 2,63,169 पिक्सल्स, इसे हम कहेंगे पिक्सल डेंसिटी। ये हमारे स्मार्टफोन की जो रेजोल्यूशन होती है, जैसे इस स्मार्टफोन की रेजोल्यूशन है 1440 इंटू 3168 जो होता है 45,61,920 इतने पिक्सल्स। तो ये जो है इसका एक छोटा सा पार्ट, इसके स्क्वायर इंच में इतने सारे पिक्सल्स है, मोटा मोटा इतने सारे पिक्सल्स इस स्मार्टफोन की स्क्रीन में है। अब हम एक ऐसे फीचर के बारे में बात करने वाले जिसने हमारे स्क्रीन से आने वाले एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना दिया है। तो इसे हम इस तरीके से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी एक फोटो खींची जहां मेरा हाथ यहाँ पे है, ठीक है, ये एक फोटो हो गई, ठीक है। अब आपने मेरी 30 फोटोज खींची कंसेक्यूटिवली जहां मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। एक फोटो में यहाँ है, दूसरे फोटो में यहाँ, तीसरे फोटो में यहाँ, चौथे फोटो में यहाँ, जगह 38 फोटो में मेरा हाथ यहाँ पे है। अब ये 30 फोटोज को, ये जो पहली से लेके आखिरी फोटो है, आपने इनको ऐसे ब्लेंड किया कि ये 1 सेकेंड में पूरे फर्स्ट टू लेके आखिरी फोटो तक के ऐसे एक साथ एक के बाद एक चल जाए। तो ये बन जाएगा 30 फ्रेम्स पर सेकेंड का 1 सेकेंड का वीडियो। अब आप 300 फोटोज लीजिए ऐसे मेरी यहाँ से यहाँ तक हाथ डाल लेंगे, तो ये जो 300 फोटोज को अगर आप 10 सेकंड में ब्लेंड करते हैं तो ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड का 10 सेकंड का वीडियो बन जाएगा। अब यही अगर मैं इन 300 फोटोज के बदले 600 फोटोज कर दूं तो ये 60 FPS वाला 10 सेकंड का वीडियो बन जाएगा, जो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा। अब यही प्रिंसिपल हमारे स्मार्टफोन स्क्रीन पे भी काम करते हैं। जब भी हम हमारे स्मार्टफोन में कोई भी इनपुट डालते हैं, जैसे टच करते हैं कोई भी ऐप खोलने के लिए, तो जब वो ऐप छोटे से बड़ा पूरा हमारे स्क्रीन पे आता है तो उसके लिए उसमें फ्रेम्स आते हैं, वो भी हमें फ्रेम्स के से ही दिखता है। तो ये जो फ्रेम्स है पहले जो थे 60 वो हो गए 120, एक 120 हर्ट्ज की स्क्रीन के ऊपर। अब इससे फायदा क्या है? तो पहले जो आपको फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले छोटे से लेके ऐप डायरेक्टली इतना हो गया,
फिर बड़ा होते होते और पूरी स्क्रीन का हो गया। तो वहीं बीच में जब इसमें फ्रेम्स आ जाएंगे तो ये एनिमेशन और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये एनिमेशन जितने ज़्यादा हर्ट्स के होंगे, जितने ज़्यादा फ्रेम्स पे रहेंगे, उतने ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक यही है कि ये बहुत ज़्यादा बैटरी खींचता है और ये आपकी बैटरी को पूरा चूस डालता है। अब जो हमारा अगला फीचर है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में तो नहीं आता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है गेमर्स के लिए। इसे हम कहते हैं टच सैम्पलिंग रेट, और ये सिंपली 1 सेकंड में आपका स्क्रीन कितने टुकड़े कर सकता है, जिसमें हर एक टुकड़े में वो अपने आप को रिफ्रेश करेगा आपका इनपुट लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन 60 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट वाली है, वो 1 सेकंड में आपकी स्क्रीन 60 टुकड़े कर रही है। ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा हो गया, ऐसे करके 60। अब आपको जो पहला टुकड़ा है वो इतना बड़ा है, ऐसे करके आपके 60 टुकड़े हैं 1 सेकंड के अंदर। अब आप जब इतने टुकड़े में से यहाँ टच कर देते हो, यहाँ आपका टाइम जा रहा है, ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो जब यहाँ पे आपने टैप कर दिया, अभी भी आपका इतना बाकी है, तो जब तक कि ये सेकंड यहाँ तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि आपका इनपुट नहीं लिया जाएगा, तब तक कि आपको आपका आउटपुट भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये जो 60 टुकड़े है इसको अगर हम 120 टुकड़े कर दे तो एक टुकड़ा इतना बड़ा हो जाएगा। अब जो यहाँ पे अगर आपने टैप कर दिया, टाइम ऐसे जा रहा है, और अगर आपने यहाँ पे टैप कर दिया तो उसको इतना ही ट्रैवल करना है और आपका इनपुट ले लिया जाएगा, जिस वजह से जितना ज़्यादा टच सैम्पलिंग रेट उतना कम टाइम लगेगा आपके इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट होने में। जैसे कि अगर आप BGMI में ये आपका शूट बटन है, आप इसको टैप 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 कर रहे हो, तो आप टैप कर रहे हो तो जितना ज़्यादा टच सैम्पलिंग रेट उतना कम टाइम लगेगा आपके शूट करने के बाद आपके अपोनेंट को शूट होने में। अब जो हमारा अगला फीचर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो सबको पता ही है, वो है ब्राइटनेस। लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ नंबर्स बता देता हूँ। अब मेनली 2 टाइप के स्क्रीन्स होते हैं, एक होता है LCD, एक होता है AMOLED। इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें जो LCD है उसके अंदर उसकी जो पिक्सल्स है वो खुद की लाइट एमिट नहीं कर सकते, जिस वजह से उसके पीछे एक बैकलाइट लगी होती है जो एक होल, एक पूरी लाइट की तरह काम करती है। वही जो OLED होती है उसके अंदर हर एक पिक्सल जो है वो खुद की लाइट एमिट करता है, तो उसको पीछे कोई बैकलाइट की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी बैकलाइट है जिसकी वजह से ये एक पूरी एज अ होल एक पूरी बड़ी लाइट की तरह ये काम करता है, तो इसके अंदर ब्राइटनेस जितनी हमें दिखती है वो नंबर वाइज बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन हमारी आंखों से जब हम देखते हैं तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल सिंपली ये है कि हमें LCD डिस्प्लेस के अंदर 300, 400, मैक्सिमम 500 निट्स की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और वो सफिशिएंट है हमारे लिए, हमारे डेली यूज़ के लिए। इनफैक्ट ब्राइट डे लाइट में भी हमें इतनी ब्राइटनेस सफिशिएंट है। बट क्योंकि OLED के अंदर हर एक पिक्सल खुद की लाइट खुद एमिट करता है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है। ये जो डिमिंग जोन से बहुत छोटे हो जाते हैं, जिस वजह से इसकी जो हमें ब्राइटनेस चाहिए होती है वो बेसिकली 800 to 900 निट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और जो अच्छी एक ब्राइटनेस मानी जाती है OLED डिस्प्ले में वो होती है 1000 या 1000 के ऊपर। अब इतने सालों से हम लोग हमारे स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी स्क्रीन्स में एक एवोल्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उसकी कलर रिप्रोडक्शन का। अब ये जो कलर रिप्रोडक्शन है ये डिसाइड किया जाता है उसके कलर गैमेट के ऊपर। अभी कलर गैमेट क्या है इसे हम इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक 3 एक्सिस का ग्राफ लिया, जहाँ पे एक एक्सिस है X, एक एक्सिस है Y और एक एक्सिस है कैपिटल Y, जो जनरली हम लोग Z कहते हैं। अब क्योंकि ये कलर गैमेट का ग्राफ है तो इसे हम लोग क्रोमैटिक एक्सिस या क्रोमैटिक ग्राफ में गिनते हैं। यहाँ पे जो हम लोग एक ग्राफ देख रहे हैं, ये जो कलर्स का, जहाँ पे हमें रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों कलर दिख रहे हैं, उनके सारे शेड्स दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो रेड है उसका जो कैपिटल Y का जो एक्सिस है वो है 0.2126 पे, जो स्मॉल y है वो है 0.3300 में, और जो x है वो है 0.6400। अब ये तीनों नंबर्स का मतलब ये है कि इस ग्राफ के हिसाब से ये जो रेड कलर का जो शेड है वो मैक्सिमम इस ग्राफ के इस पॉइंट तक के आएगा, x एक्सिस पे, कैपिटल Y एक्सिस पे या y एक्सिस पे। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि एक रेड के कितने ज़्यादा शेड्स एक कलर गैमेट में इस्तेमाल किए हैं। बाय द वे, ये जो कलर गैमेट है जो हम ये ग्राफ देख रहे हैं ये sRGB का है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे Adobe RGB हो गया, sRGB हो गया, DCI P3 हो गया, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यही कलर गैमेट जो है ये डिसाइड करता है हमारे स्क्रीन के ऊपर कितने सारे कलर्स हम लोग देख सकते हैं। अब जब हमने कलर गैमेट की बात कर ली है तो अब उनके बिट्स की बात कर लेते हैं। जैसे अभी जो हाल ही में जो मोटोरोला के और जो रेडमी के फोन आए उनके अंदर चलन चला है 10 बिट डिस्प्लेस का, और जो पहले जो हम स्क्रीन इस्तेमाल करते थे वो थे 8 बिट डिस्प्लेस। इनमें फर्क क्या है? सिंपली मैं आपको बता दूं, जो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं RGB, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इन तीनों को मिला के, इनके अलग अलग शेड्स को, इनके अलग अलग परसेंटेज को मिला के हम कोई भी कलर हमारे पसंद का बना सकते हैं। इसमें जो R है, G है, B है,
रेड, ग्रीन, ब्लू, इनके अंदर जो 8 बिट डिस्प्ले है उसके अंदर हर एक कलर के 256 शेड्स मौजूद होते हैं। जब भी आपने किसी स्क्रीन के स्पेक्स पढ़े होंगे या उसकी स्क्रीन के सामने गए होंगे तो आपको यहाँ पे ये नंबर दिखने को मिलेगा 16.7 मिलियन। ये नंबर आता कहाँ से? रेड के 256 शेड्स, ग्रीन के 256 शेड्स और ब्लू के 256 शेड्स, इनको मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर आता है। यानी कि आपका जो स्क्रीन है वो 16.7 मिलियन कलर्स दिखा सकता है। आपको इतने कलर के शेड्स आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। अब 10 बिट डिस्प्ले क्या है? अब यही जो 256 शेड्स पर कलर का जो नंबर है इसको आप 1024 कर दें, यानी कि रेड के 1024 शेड्स है, ब्लू के 1024 शेड्स है और ग्रीन के 1024 शेड्स है। इनको मल्टीप्लाई अगर आप करें तो 1 बिलियन कलर्स आपका स्क्रीन आपको दिखा सकता है। अब हम जब इतनी सी छोटी सी स्क्रीन के ऊपर ये देखते हैं तो उतना ज्यादा फर्क पता नहीं चलता, लेकिन दिखता है कि हाँ इस जो पोर्शन है, जैसे ये स्काई में और ये स्काई में आपको जो फर्क दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको लेयर्स दिख रहे हैं ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये जो बीच के जो कलर्स है वो मिसिंग है, उतने शेड्स है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे है तो ये आपको जो कलर में डिफरेंस दिख रहा है ये आपको 10 बिट वर्सेस 8 बिट का दिखाई दे रहा है। ये चलन स्टार्ट किया था ओप्पो के Find X2 Pro ने और OnePlus 8 Pro ने। ये दो स्मार्टफोन जो थे ये सबसे पहले थे जिसके अंदर ये आया था और आजकल हमें 20,000 के फोन के अंदर भी 10 बिट डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगला जो हमारा फीचर है वो है कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, और अगर मैं इसे सिंपल भाषा में उतारूं तो ये होता है आपके स्क्रीन के डार्केस्ट एरिया का जो लुमिनेंस है, जितना लाइट है, उसका रेशियो आपके ब्राइटेस्ट एरिया के साथ। अब LCD में जो एवरेज होता है वो होता है 1000:1 और जो OLED में होता है वो होता है 1,000,000:1। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि OLED में हर एक जो पिक्सल है वो खुद की लाइट एमिट करता है और जो LCD है उसके पीछे एक बड़ी सी बैकलाइट लगी होती है। अब सपोज कीजिए इन दोनों को ब्लैक कलर बताना है, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर्स है OLED की खासियत ये है कि क्योंकि इसमें खुद की लाइट जो है वो हर पिक्सल एमिट करता है, तो वो जो पिक्सल्स है वो बंद हो जाते हैं जिस एरिया में उनको ब्लैक दिखाना है। लेकिन जो LCD है उसके पीछे लाइट तो है ही, अब वो कितना भी अगर कलर दिखाएगा तो पीछे से हल्की सी लाइट मिला के वो जो ब्लैक कलर होता है वो हो जाता है हल्का सा ग्रेइश। तो इसलिए इतना बड़ा व्यूइंग डिफरेंस आ जाता है LCD और OLED के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि ये ग्रेइश है, ये पूरा ब्लैक नहीं है, तो इससे जो इसका जो ब्राइटेस्ट एरिया का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये अगर 1 है तो ये होगा 1000, क्योंकि ये पिच ब्लैक नहीं है। ये क्योंकि पिच ब्लैक है तो इसका इससे कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये टोटल ब्लैक है, यहाँ पे कुछ भी लाइट बाहर नहीं आ रही है, पिक्सल्स ही बंद है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ये 1:1 मिलियन का होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है HDR, और मैं अगर इसे सिंपल भाषा में अगर उतारने की कोशिश करूं तो ये आपकी स्क्रीन की वो कैपेबिलिटी होती है जिससे आपके स्क्रीन के जो HDR कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं उसके हिसाब से ये सेटिंग्स कर ले अपने आप की। फॉर एग्जांपल ये दो मूवीज है, अब ये मूवी नॉर्मली चल रही है और ये मूवी चल रही है HDR में, तो अगर आपकी स्क्रीन HDR को सपोर्ट करती है और ये दोनों में से ये वाली जो स्क्रीन है ये HDR इनेबल्ड नहीं है और ये HDR वाले कैमरे से शूट की हुई है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर ब्लैक्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर कलर्स देखने को मिलेंगे और आपकी स्क्रीन उस कलर के हिसाब से अडेप्ट कर लेगी। वहीं यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन है वो इन कलर्स को नॉर्मली शोकेस करेगी, जिससे आपका जो व्यूइंग जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगा एज कम्पेयर टू दिस, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग, कलर्स सब कुछ देखने को मिलेंगे।